टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दक्षता परीक्षा के महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला का आज 7वां टेस्ट हम लोग आज देखने का काम करेंगे। और आज अलग अलग विषय के जो आपके ऑनलाइन क्लास देते हैं सर, वो अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक आज आप लोगों को टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सुनील सर से, और वो जो हिंदी का क्वेश्चन बतलाएंगे तेजी में टेस्ट चलिए सीरीज का। चलिए आज जो 7वां सेट है, 7वां सेट का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि बातों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। यहाँ पत्थर किसे कहा गया है? तो यहाँ जो पत्थर है वह कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को कहा गया है। किसे कहा गया है? कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेज जो थे बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे और वह भारतीयों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, इसलिए कवि ने अंग्रेज को कठोर हृदय वाला पत्थर कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि लोकगीत गाने वाले को क्या कहते हैं? तो लोकगीत गाने वाले को स्वाभाविक बात है क्या कहते हैं? लोक गायक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि दांत खट्टे करना से क्या तात्पर्य? देखिए, दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को परास्त कर देना, किसी को हरा देना। तो दांत खट्टे करने का तात्पर्य हो जाएगा परास्त कर देना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, तो राकेश का मतलब भी होता है चांद, शशि का मतलब भी होता है चांद, सुधांशु का भी मतलब होता है चांद, और आगे आपका एक कपि, और कपि का मतलब हो जाता है बंदर। इसलिए कपि जो मेरा है वह चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधांशु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है गाय के नर बच्चे, नर बच्चे को क्या कहते हैं? तो गाय के नर बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। वह क्या कहलाता है? बछड़ा कहलाता है। अब देखिए छठा प्रश्न कि रामायण की रचना किसने की? देखिए रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना जो थे वह महर्षि वाल्मीकि ने किए। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। चलिए तो यहाँ पूछ रहा है रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? देखिए सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। अब देखिए आठवां प्रश्न जो कहता है कि ईद में क्या देखा जाता है? ईद में क्या देखा जाता है? सूर्य को देखा जाता है कि चांद को देखा जाता है कि तारा को देखा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो ईद में हम क्या देखते हैं? ईद में हम चांद को देखते हैं। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईद में क्या देखते हैं? ईद में हम चांद को देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उषा काल किसे कहा जाता है? देखिए उषा काल किसे कहा जाता है? उषा जब सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। देखिए तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगे? जब लोमड़ी लोमड़ी को अंगूर मिला ही नहीं था तो इसलिए लोमड़ी को क्या है? अंगूर खट्टे मिले, खट्टे लगे। तो कहता है कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगे? क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए
11वां प्रश्न कहता है शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें इरर है क्वेश्चन में, शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें से कौन सा आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा? तो देखिए सौहार्द, ये ऑप्शन डी जो आपका है सौहार्द, वह आपका शुद्ध शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है पहला क्या है? कवित्री, कवियाइन, कवयित्री, कवि। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री, जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो कवि का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द? कवित्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, गोनू झा अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध हुए थे? तो गोनू झा जो थे अपने बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। पूछेगा गोनू झा अपने किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? तो गोनू झा ऑप्शन अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बुद्धिमानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में है। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा असुर, परमेश्वर, इच्छा या याद। देखिए ईश्वर मतलब क्या होता है? परमेश्वर। तो यह परमेश्वर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है कहता है आपका कि कामदेव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए कामदेव, कामदेव किसको कहा गया है? जो रति का पति थे उसी को कामदेव कहा गया है। तो कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह मदन भी होता है, मनोज भी होता है आपका। तो इसमें कहता है और अनन्य भी होता है। तो कामदेव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अनन्य हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। अब प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो यहाँ हम राम के बारे में बोल रहे हैं कि वह पढ़ने में तेज है, वह मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में आए, जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है किसी शब्द के बाद लगने वाला शब्द। देखिए जब कोई शब्द के बाद लगता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो किसी शब्द के पहले लगता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए मीठा, अब में आस जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? मिठास हो गया। ये क्या हो जाएगा? मिठास हो गया। तो जैसे लोहा में आर जोड़ते हैं, लोहा में आर जोड़ते हैं तो लोहार हो जाता है, लोहार हो जाता है, लोहार हो जाता है। तो ये जो लोहार मेरा है आर जो है और यहाँ आस जो है वह मेरा प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। और उपसर्ग, प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़ता है, प्रत्यय अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। याद रखिएगा कि प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है। चलिए तो किसी शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं? तो बाद लगने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए तुरंग शब्द का घोड़ा के अतिरिक्त कौन सा शब्द होता है? तो देखिए तुरंग शब्द का शब्द घोड़ा के अतिरिक्त, तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, अश्व होता है होता है।
तो उसके बाद इसका मतलब होता है 7 की संख्या। तुरंग शब्द का घोड़ा के अतिरिक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 की संख्या। अब देखिए अगला प्रश्न जो है कि कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए, तो वरदान पहला ऑप्शन है, वरदान, ममत्व, लड़ाई, पढ़ाई, सुंदरता, मधुरता, आहट, घबराहट। देखिए, तो जिस शब्द के लास्ट का उच्चारण अर्थात जिस शब्द के लास्ट में जो प्रत्यय आई लगा रहता है, आ लगा रहता है और आहट लगा रहता है, वह शब्द होता है स्त्री शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो देखिए, लड़ाई में भी क्या लगा हुआ, आई, पढ़ाई में भी क्या लगा हुआ, आई, सुंदरता में क्या है लास्ट में, ता। क्या होता है लास्ट में जो शब्द लगा उच्चारण है, ता मेरा कौन प्रत्यय हो गया, आ हो गया प्रत्यय। तो आहट, घबराहट, इसमें क्या आ रहा है, आहट और घबराहट का उच्चारण आ रहा है। तो यह शब्द स्त्री शब्द है। तो इसमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो वरदान और ममत्व, वरदान और ममत्व जो है मेरा वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए 21वां प्रश्न, दूर की ढोल सुहानी लगती है। अब देखिए, कहता है जब कोई ढोल दूर बजता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब दूर का जो है आपका अवगुण जो होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए कहता है दूर का जो ढोल होता है ना वह सुनने में बहुत ही सुहावना लगता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है दूर से अच्छी आवाज आती है, दूर का अवगुण नहीं दिखता है, ढोल दूर से ही बजता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन दूर का अवगुण नहीं दिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दीन बंधु निराला, 22वां प्रश्न कहता है आपका कि दीन बंधु निराला पाठ के लेखक कौन है। तो आपका हो जाएगा शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 23। देखिए 23 क्या कहता है, कंठस्थ से क्या तात्पर्य है। अब देखिए कंठस्थ का मतलब होता है जो चीज हमें मुजवानी याद हो न, जो चीज हमें मुजवानी याद हो उसी को कहते हैं कंठस्थ, जो कंठ तक याद रहता है, जो मुजवानी याद रहता है। तो कंठस्थ का क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो कंठस्थ का तात्पर्य आपका हो जाएगा मुजवानी याद। अब 24 कह रहा है पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। तो पुष्प के अभिलाषा कविता के जो लेखक हैं वह माखन लाल चतुर्वेदी हैं। इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। अब देखिए 25वां प्रश्न, महोत्सव। देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद करे। देखिए महोत्सव में क्या है, महोत्सव। अब देखिए इसमें किसका उच्चारण आ रहा है या किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी हुई है। अब बताइए ओ किन किन वर्णों से बना हुआ है, तो बताए थे ओ मेरा जो है ओ अजोर ऊ के मेल से ओ बना है। अब देखिए तो ओ जोर ऊ के, तो इसका एक गुण संधि में जो होता है एक रूल होता है कि अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ रहता है तो ओ हो जाता है। अब देखिए जैसे देखिए कि इसको तोड़ेंगे तो महा अजोर उत्सव। देखिए महाजोर उत्सव, हा में क्या आ गया, आ गया, उत्सव में क्या आ गया, वो आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बना, वो बना। वो क्या होता है, पहला शब्द के अंतिम वाला जो वर्ण है हो में जुड़ जाता है। तो यह क्या, हो में जब वो की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होकर हो, अर्थात महाजोर उत्सव बराबर क्या बन जाएगा, महोत्सव। अब देखिए इसमें जो है
कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन मह जोड़ तसव, मही जोड़ तसव, देखिए इसमें वो आ रहा है आ, इसमें ओ आ रहा है, क्योंकि मह से कोई शब्द नहीं बनता और महा, महा का एक शब्द शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। महा जोड़ उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? महोत्सव। चलिए अब जो है, चलिए तो हिंदी का ये कथा प्रश्न अब आपके सोशल साइंस के सर बताएंगे। चलिए वन बाय वन जो आपके क्लास लेते हैं वही सर बता ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26। चलिए प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है कि मानसून के आगमन के पूर्व मई जून में बोई जाने वाली फसल को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? अक्सर फसल के बारे में जानते हैं, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, नकदी फसल है। तो क्या होता है कि जब मानसून आती है तो उससे पूर्व हल्की जो बारिश की फुहार होती है, तो मई जून के आसपास में अगले महीने आपका, तो ये फसल जो बोई जाती है उसको हम लोग कहते हैं भदई फसल। गांव घर में सुनते होइएगा, कहते हैं भदैया फसल, कि सीजन नहीं है फिर भी फसल रोपते हैं तो उसको कहते हैं भदैया, भदई फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भदई फसल। प्रश्न संख्या 27। चलिए प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 27 कहता है कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, दिल्ली, पटना। कहाँ स्थित है गोलघर? तो पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में है। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखिए कि उत्तक विज्ञान के जनक कौन है? देखिए उत्तक विज्ञान के जनक, जो आप नीट की तैयारी करते होंगे बायोलॉजी लेके, तो उनको बेहतर पता होगा, थोड़ा सा लेवल है इसका। तो उसके जो है वो मार्सेलो मालपिंगी। कौन है ये उत्तक विज्ञान के जनक? मार्सेलो मालपिंगी। इसको याद रखने का, ये सारा आपका पूछा हुआ प्रश्न है दक्षता परीक्षा में। चलिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? 29 कह रहा है कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। एचआईवी, जैसे आपको पता ही है कि एचआईवी क्यों होता है, तो एचआईवी जो होता है वो टी कोशिकाओं को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ टी कोशिकाओं को क्या करता है? वो प्रभावित करता है और नष्ट करता है। क्लियर? 30 को देखिए, यदि कम तापमान पर गाजर की फसल उगाई जाए तो फसल कैसी होगी? देखिए जब कम तापमान पे उगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा? गाजर पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कहा गया क्या हो जाएगा? लंबा और पतला हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 31 को फेरोन 12 का सूत्र क्या है? तो फेरोन 12 का सूत्र है CCl2 CCl2F2। ठीक है, ये थोड़ा सा एक जो होती है और गैस जो है, ये सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ये प्रभावशील, एक तरह से गंधहीन और विषैला माना जाता है। ठीक है, जिसको लोग डाइफ्लोरोमीथेन भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपका CCl2 ये हो जाएगा। चलिए 32 को देखिए, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? सस्पेंशन, इमल्शन, फलन और आयनीकरण। तो दूध क्या है? इमल्शन है, क्योंकि दूध हल्का सा क्या होता है? गाढ़ा टाइप का होता है, तो वो क्या है? इमल्शन। चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 33 कहता है कि 1 किलो चीनी का भार निम्न में से किस स्थान पर अधिक लगेगा? गहरी खाई में, ऊंचे पर्वत पर, समुद्र तल पर और सर्वत्र समान होगा। तो कहां होगा? ऊंचे पर्वत पर। ऊंचे पर्वत पर क्या होगा? इसका भार थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा। चलिए प्रश्न संख्या 34। रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो रक्त के जमने के लिए क्या है आपका? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का को जमाता है, तो विटामिन के। चलिए 34 के बाद प्रश्न संख्या 35। चलिए प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि भारत की दक्षिणी सीमा कहां तक है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर, असम। तो ये क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। चलिए प्रश्न संख्या 36। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? ये तो आप लोग को जुबान पे आना चाहिए। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 36 के बाद प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बौद्ध धर्म के? तो बुद्ध थे। 38 को देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन थे मौर्य वंश का संस्थापक? प्रश्न संख्या 38। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? 38 चंद्रगुप्त, नहीं अशोक नहीं, चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होइएगा। चलिए 38 के बाद सी। 38 के बाद देखिए 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? 39 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन है? कमल। कौन है? कमल। चलिए 40। शेरशाह कहाँ का रहने वाला था? सासाराम का मकबरा का नाम सुने होइएगा कि सासाराम में मकबरा है शेरशाह का।
सिरसा सड़क का भी सुने होइएगा, कौन है, सासाराम। चलिए प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है कि बिहार और झारखंड कब बटा था, याद होगा आप लोग को 15 नवंबर 2000 को। कब बटा, 15 नवंबर 2000। कहां है आपका 15 नवंबर, ऑप्शन बी। 42 को देखिए, मातृभाषा के माध्यम से छात्र क्या होते हैं, देर से सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं और कभी नहीं सीखते हैं। क्या होता है, वो जल्दी सीखते हैं। तो आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, फीस मात्र आपका 400 रुपया है। मात्र 400 की फीस में आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जा रही है। अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं। 15 टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही सारे विषयों के आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा आपको पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितना में, ये सारे चीजों के लिए फीस कितना है, मात्र 400 रुपया। तो जब जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 80 51 36 39 और 67। अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं। चलिए, तो ये था आपका सोशल साइंस का। अब आप साइंस का क्लास देखेंगे साइंस के टीचर से। चलिए, अब आपके साइंस के शिक्षक साइंस के क्वेश्चन को बनवाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हम साइंस के सर को बुलाना चाहेंगे। आइए सर। चलिए साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि बच्चों के लिंग निर्धारण होता है। कब होता है बच्चों का लिंग निर्धारण, तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है वह निषेचन के समय ही होता है। निषेचन के समय ही बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। ठीक है, देखिए हम इंसानों में टोटल क्रोमोसोम जो होता है, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। लड़की में जो क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स होता है महिला में, और लड़का में पुरुष में एक्स वाई होता है। एक्स एक्स मिलने से लड़की होती है और एक्स वाई मिलने से लड़का होता है। ठीक है, तो निषेचन के समय ही लिंग निर्धारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मृग मरीचिका का कारण होता है। मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, मृग मरीचिका होता क्या है। मृग मरीचिका जो होता है एक प्रकार का आंखों का भ्रम होता है। गर्मी के दिनों में जब आप देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में खास करके, या आप लोग हम लोग भी देखते हैं कि देख रहे हैं कि वहां पे पानी दिख रहा है, लेकिन वहां पे जब जाते हैं तो पता चलता है पानी ही नहीं है ना। तो क्यों होता है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पृथ्वी का भार है, पृथ्वी का भार कितना है, पृथ्वी का भार कितना है। 6 इंटू 10 टू दावर 10 टू दावर 20, ये ऐसे लिखा गया है यहाँ पे। 6 इंटू 10 टू दावर 28, 6 इंटू 10 टू दावर 22, 6 इंटू 10 टू दावर 24, ये वाला आंसर होगा। पृथ्वी का भार 6 इंटू 10 टू दावर 24 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, इन सबों में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इन सबों में दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है। तो चलिए, फुट जो है इससे भी हम दूरी का माप सकते हैं। केल्विन मीटर भी दूरी को माप सकते हैं, ये मात्रक है उसका। और प्रकाश वर्ष तो आप लोग जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। हाँ, और केल्विन जो है ये ताप का मात्रक है। केल्विन जो है ये ताप का मात्रक है, तापमान का मात्रक है केल्विन। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये वाला जो है दूरी का मात्रक नहीं है, ये ताप का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं, कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। सूर्य ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य छिप जाता है जिसके कारण ग्रहण की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, तो खोजिए कौन सा बीच वाला है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कहीं आ जाता है। चलिए ये वाला सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा आपका। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी से ऐसी दूरी चंद्रमा आ जाता है जहां उसका आभार सूर्य से बड़ा होता है। ये वाला आंसर होगा अपना। चलिए नेक्स्ट।
दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये वाला आपका होगा 4 इंटू 10 मीटर से 7.5 इंटू 10 मीटर। क्या ये वाला होगा? चलिए, यही वाला पहला वाला हमारा सही है, पहला वाला हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है, किस पर होता है? किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चंद्रमा रात में ही क्यों चमकता है? चंद्रमा रात में ही क्यों चमकता है? तो ऑप्शन को देखिए, चंद्रमा रात में ही क्यों चमकता है? दिन में अवशोषित ऊर्जा रात में विकसित होती है, उसमें विस्फोटक से ऊर्जा पैदा होती है। तीसरा, उसकी सतह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है, उसके सतह पर पड़ने वाली किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है, इसलिए चंद्रमा रात में ही दिखती है। सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गोबर गैस का मुख्य संगठन है, गोबर गैस का मुख्य संगठन है, गोबर गैस का मुख्य संगठन है, कौन है गोबर गैस का मुख्य संगठन? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन है। अच्छा, हंसने वाली गैस जिसको जिस गैस के पड़ने पर लोग हंसने लगते हैं, हंसने वाली गैस कौन सा है? इसमें देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो होता है सूत्र जो होता है क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी खोज जो है एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने किया था, अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम था, क्या नाम था? जोसेफ जोसेफ प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली। और कब किया था? 1793 ईस्वी में इसकी खोज की थी अंग्रेजी वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? सभी लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है, चूना से नहीं, बॉक्साइड से नहीं, सीमेंट से नहीं, जिप्सम से बना होता है। चलिए, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? प्राथमिक रंग, जिससे प्राथमिक रंग उसे कहते हैं जिससे और सभी रंगों का फॉर्मेशन किया जाता है, और सभी रंग बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा रंग है प्राथमिक रंग? बाकी सेकेंडरी होगा, है ना। प्राथमिक रंग इनमें से कौन है? लाल पीला नीला, हरा पीला नीला, लाल हरा नीला। चलिए, तीसरा नंबर है लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला, ये वाला हो गया लाल हरा और नीला। सी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पृथ्वी के धरातल को क्या कहते हैं? पृथ्वी का धरातल को क्या कहते हैं? खेत कहते हैं? नहीं। खेत कहते हैं? नहीं। स्थल मंडल, पानी, कुछ नहीं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विषुवत रेखा को कितना अक्षांश होता है? विषुवत रेखा का कितना अक्षांश होता है? अक्षांश 0 होता है, शून्य होता है। विषुवत रेखा का अक्षांश शून्य होता है। चलिए, भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? किस फल का होता है? तो आम का। सबसे ज्यादा आम का होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? सफेद में होता है, हरा में होता है, नीला में होता है, लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है, और लाल के बाद बैगनी में होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, और लाल के बाद बैगनी में होता है। इसका 400 से 700 nm तक होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होता है? कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होता है? कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होता है? तो नल का जल, नल का पानी नहीं, समुद्री जल नहीं, वर्षा का जल जी। वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि जब सूर्य के द्वारा जो है उसका वाष्पीकरण होता है तो शुद्ध जल वाष्पित हो जाता है, जबकि उसमें से लवण और जो कुछ भी अशुद्धियां रहती है वो रुक जाती है और बाकी सब चला जाता है। वही वर्षा के रूप में हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। चलिए, चर्म रोग किस विटामिन के कमी से होता है? चर्म रोग किस विटामिन के कमी से होता है? चलिए इसको देखिए, किस विटामिन के कमी से चर्म रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, किसके कमी से होता है बताइए? विटामिन विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन बी के कमी से चर्म रोग होता है। चलिए, विटामिन बी के कमी से चर्म रोग होता है। चलिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। ठीक है। तो चलिए, ये साइंस का क्वेश्चन था। अब मैथ का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जफर सर। आइए सर। चलिए, आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। अब जो है हम आपका मैथ का सेक्टर देखेंगे, जिसमें मैथ का जो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है उन सभी तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 4 का गुणज कौन है? 4 का गुणज कौन है? तो सिंपल सा बात, गुणज क्या है अगर ये समझना हो तो हम सिंपल सा लिखेंगे कि जैसे 4 के टेबल में, 4 के पहरा में जो जो आ जाए, यानी 4 से जिस जिस नंबर में भाग लग जाए वो क्या होगा, उसका गुणज कहलाएगा। तो 4 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या का गुणज क्या होता है? तो सब जो संख्या का गुणज निकालते वही संख्या सबसे छोटा गुणज होता है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे 4 का अगर गुणज निकाल रहे हैं तो 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा गुणज है। और बड़ा निकालने की बात आएगी तो बड़ा अनंत होगा, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका सवाल पूछ रहा है 4 का गुणज क्या है, तो 4 का गुणज देखिए, 4 से 9 में भाग नहीं लगता है तो 9 नहीं होगा, 4 से 10 में भाग नहीं लगता है तो नहीं होगा, 4 से 16 में भाग लग रहा है इसलिए 4 का गुणज होगा, और 11 में भी 4 से भाग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि 5 खेलों के क्रमशः इतना 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 रन बनाए हैं, उनका औसत निकालिए, उनका औसत निकालिए, उनका औसत निकालिए। इसके लिए क्या करना होगा? औसत निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको सबको जोड़ देना होगा। तो सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 72 प्लस 59 प्लस 18 प्लस 101 प्लस 7 प्लस 7, और टोटल कितना है टर्म? ये पहला हुआ, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो। अगर 5 टर्म है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा 7 एक 8, 8 10 18, 18 18 9 27, 27 2 29, 16 16 16 9 7 6 27। हाँ, तो ये मेरा हो जाएगा 257। कितना हो जाएगा? 257। और 257 में जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 25, 5 एकम 5 दशमलव 5 के 20, 51.4। आपके ऑप्शन में नहीं है ये, न ए है न बी है न सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जब भी औसत निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे टर्म को जोड़ देते हैं, जितना टर्म होता है उतना से भाग दे देते हैं, जितना टर्म होता है उतना टर्म से हम लोग, जितना पद होगा उतना पद से हम लोग भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलानों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2, n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2।
गौर कीजिए कि टोटल कितने मित्र हैं, 10 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 10 मित्र हैं। तो 10 गुने 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 9 पचे 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 45 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा सर। इसमें कह रहा है कि कोई सरल ब्याज की जिस दर से कोई भी राशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। मान लीजिए कि आपका धन जो है, मान लीजिए आपका धन 100 है। धन कितना है, 100 है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो दुगुनी हो जाती है। दुगुनी का मतलब कितना हो गया, 200 हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरा, 200 हो जाएगा। तो मेरा ब्याज क्या होगा, मेरा ब्याज क्या होगा, तो गौर कीजिए, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 200 में से 100 घटा दीजिएगा तो ब्याज आपका हो जाएगा 100। ब्याज कितना हो जाएगा, 100। ब्याज कितना हो जाएगा, 100। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर यानी ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100 बट्टा 100। तो गौर कीजिए, आपका ब्याज कितना निकला, 100। ब्याज कितना निकला, 100। मूलधन कितना माने थे, 100। और R तो निकालना है, रेट निकालना है, समय कितना है, 20 वर्ष बट्टा 100। ये 100 कट जाएगा, ये 20 इधर गुना में है, इधर आवेगा तो भाग में है। 100 में 20 से भाग देंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 5%। कितना आंसर आ जाएगा, 5%। कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 5%। जो भी साथी अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, दक्षता का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान से निश्चित रूप से जुड़े, क्योंकि हमारे संस्थान में जो है अलग अलग फैकल्टी के टीचर, हर एक विषय के अलग अलग टीचर हैं, और जिनको जो है पूरे लाइव क्लास, PDF मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सभी चीजों की सुविधा यहाँ दी जाती है। और इस पूरे कोर्स के लिए मात्र हम आप लोग से लेते हैं 400 रुपया, जो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो अपना अगर सफलता निश्चित करना चाहते हो तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान से जुड़े। चलिए, अब कहता है 6 भुजाओं के नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण होते हैं। नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण जो होंगे वो क्या होंगे, प्रत्येक कोण जो होंगे वो क्या होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो बहुभुज का आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 2n-4 बट्टा n गुने 90 डिग्री, गुने 90 डिग्री। ये बहुभुज के प्रत्येक कोण का फॉर्मूला होता है, अगर नियमित बहुभुज है तो आपका यहाँ कितना है, n के जगह पर भुजाओं की संख्या कितना है, 6 है। तो 6 से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 4 घटा देंगे, बट्टा बट्टा 6 बट्टा 6 गुने 90। तो 6 से 90 को काटेंगे तो 15, और अब कितना से गुना करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, 15 8 120। मेरा क्या आंसर होगा, बी होगा। मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा। मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा। मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा। आपने 200 रुपया में एक थैला खरीदा, उसे 250 रुपया में बेचा, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सिंपल सी बात सोचिए, आप कितना में खरीद रहे हैं, किसी सामान को कितना में खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं कितने रुपए में, आप खरीद रहे हैं 200 रुपए में। कितने में खरीद रहे हैं, 200 रुपए में खरीद रहे हैं। तो 200 रुपए में खरीद रहे हैं, और बेच कितना में रहे हैं, 250 रुपया में बेच रहे हैं। तो बताइए कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 50 रुपया का लाभ हुआ। तो आपको जो लाभ होता है सर किस पर होता है, लाभ कहीं ना कहीं आपके क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर थोड़ा लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, ठीक है, गुने गुने 100 गुने 100। ऐसे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे लिखिएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 बट्टा 200 गुने 100। तो ये 20 कटा, 2 से ये काटेंगे 25 हो जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 60 का कौन सा प्रतिशत 45 है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका x प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। तो 60 का x प्रतिशत, 60 का x प्रतिशत 45 है, 60 का x प्रतिशत 45 है। तो 60 गुने x बट्टा 100, 60 गुने x बट्टा 100 बराबर 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 45 गुने 100 बट्टा 60। ये 0 0 गया,
और 6 से काटेंगे 3 2 तिहाई 6, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 3 का 15, 2 से काटेंगे 5, 15 25 75। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 75। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि की जाए, जब भी अगर वृद्धि की जाए तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, कौन सा? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, ए इंटू बी बट्टा 100। 50% तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बट्टा 100 तो 50 50 कितना हो जाएगा 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25। तो 100 प्लस 25, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि यदि खाई को 5 आदमी द्वारा खोदने में 2 घंटे लगे। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो क्या होता है m1 गुने d1 गुने h1 इज इक्वल टू m2 गुने d2 गुने h2। यानी पहला आदमी मैन जो है, इधर से कितने आदमी हैं, यदि एक खाई को 5 आदमी तो कितना 5 आदमी, ठीक, द्वारा खोदने में 2 घंटा लगे, तो दिन तो है नहीं तो 2 घंटा लगे। अब इधर से पूछ रहा है तो उस खाई को 12 आदमी, कितना आदमी 12 आदमी खोदने में कितना समय लगेगा, समय नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं समय मेरा h2 है, इतना घंटा लगता है। इसको वो जब आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा S2 बराबर आपका हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा मेरा क्या 5 गुने 2 बराबर 10, 10 बट्टा 12, 10 बट्टा 12। क्योंकि आपका आंसर मिनट में है, आपका आंसर मिनट में है, ये घंटा में निकला है, तो मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 गुने 10 करेंगे 50 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा 50 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल थोड़ा टफ है मेरे हिसाब से, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, मगर आपके एग्जाम में पूछा है। हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि सवाल को बनाना कैसे है। ठीक है, तो समांतर माध्य जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं। इसका समांतर माध्य क्या होगा a प्लस बी बट्टा 2 बराबर 10। तो मेरा a प्लस बी यहाँ से क्या निकल जाएगा, a प्लस बी हमारा यहाँ से निकल जाएगा 20। दूसरा चीज जीपी जो होता है, हम कह सकते हैं जीपी को जी से सूचित करते हैं, तो जी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी, पहली संख्या दूसरी संख्या का रूट कर देंगे। तो जीपी आपका कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 बराबर हम कह सकते हैं रूट अंदर ए बी। तो 8 8 64, ये रूट है इधर आवेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो गया 64 हो गया। तो इसके बाद हम लोग एक फार्मूला का यूज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूला का यूज करके इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। इसी आधार पर इस सवाल को आप लोग निश्चित रूप से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लास से निश्चित रूप से जुड़े। उसके लिए आपको जो है कुछ नहीं, मात्र 400 का सर पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, सभी चीजों की सुविधा मिलेगी। ठीक, हाँ ठीक है। तो अब जो है शिक्षण कौशल के लिए आपके शहजाद सर जो है शिक्षण कौशल का आपको देखेंगे, वो आ रहे हैं, वो शिक्षण कौशल को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आपका शिक्षण कौशल से हम देखने का काम करेंगे, सजा सर के द्वारा देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 71 बताइएगा कन्फर्म होकर। चलिए 70 को अभी है। प्रश्न संख्या 70 कहता है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे दंडित करेंगे, अनुपस्थित का कारण जानेंगे, चुप रहेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसके अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और कारण जानने के बाद क्या करेंगे, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 72 को देखिए। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 72 कहता है कि शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्हें अध्यापन की अच्छी विधियां सिखाना, शिक्षा सिद्धांत का ज्ञान देना,
विद्यालय प्रबंधन सीखने हेतु अवसर प्रदान करना और उन्हें मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित करवाना। तो जब आप किसी को सिखाते हैं, शिक्षा का ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको क्या सिखाते हैं, कहीं न कहीं सिखाते हैं कि आप अध्यापन की अच्छी विधियां सीख लीजिए, ताकि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे जानना है, ये सारी चीजों को देखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 72 के बाद 73, चलिए 73 क्या कहता है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या अपेक्षा करेंगे, वर्ग में पढ़ाने पर ग्रहण करे, वर्ग में अनुपस्थित रहे, आपके पास ट्यूशन पढ़े, आपके घर का काम करे। क्या करेंगे आप, कि आप जो वर्ग में पढ़ाते हैं उसको क्या करे, वो ग्रहण करे। क्या करे, उसको वो ग्रहण करने का काम करे। चलिए प्रश्न संख्या 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। चलिए प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है, 74, प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, छात्र को स्वावलंबी बनाना, छात्र को आश्रित बनाना, छात्र को धार्मिक बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, छात्र को स्वावलंबी बनाना, छात्र को स्वावलंबी बनाना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अपने पैर पे खड़ा करना है छात्र को। चलिए प्रश्न संख्या 74 के बाद प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है, 75 कहता है कि निम्नलिखित में से छात्रों को कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है, गृह कार्य करना, कक्षा में आना, प्रश्न पूछना, वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। तो सबसे ज्यादा आपको कौन प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वर्ग कक्ष में छात्रों के द्वारा बातचीत करना। इससे क्या होता है कि आपका क्लास डिस्टर्ब होता है, तो आपको कहीं ना कहीं अध्यापन में समस्या आती है। 76 देखिए, किसके कारण आपको शिक्षण व्यवसाय आपको आकर्षित करता है, छात्र द्वारा सम्मान मिलने के कारण, ट्यूशन में अच्छी कमाई, अपने आप को अभिभावक व्यक्त करने का मौका और अधिक अवकाश के कारण। तो ये क्यों मिलता है आपको, कि कहीं न कहीं आप अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, बेहतर अभिव्यक्त करते हैं, रुचि है आपका इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए 77 क्या कहता है कि अध्यापक का मुख्य काम क्या है, छात्र में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, नौकरी दिलाना, शिक्षित करना, भाषण देना। क्या हो जाएगा कि आप छात्र में शिक्षा के प्रति क्या कीजिए, एक ललक जगाइए, बच्चों को क्या कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, अभिरुचि जगाइए। 78, अच्छे शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, संप्रेषण क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, अवधारणा की स्पष्टता, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी। चलिए 78 के बाद प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है, 79 कहता है कि एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त और निरंकुशवादी, प्रभुत्व संपन्न और संसाधन युक्त और प्रभावकारी। तो क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि कहीं न कहीं आप भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त हो, क्योंकि आप जब उसमें भाग लेंगे, आप उस चीज से युक्त होंगे, तब आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 रह गया ना, 80, प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है, 80 कह रहा है कि इंटरनेट शिक्षा में क्या है, अनुपयोगी, उपयोगी, बेकार, कुछ नहीं। क्या है ये, उपयोगी है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तो ऑनलाइन की सुविधा है जो हम लोग क्लास कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 81, 81 कहता है कि पढ़ाते समय छात्रों को क्या देखना चाहिए, आर्थिक स्थिति देखना चाहिए, मन की स्थिति देखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाना चाहिए और शारीरिक स्थिति देखना। तो पढ़ाते समय बच्चों में हमको क्या देखना, पढ़ाते समय बच्चों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देखना है कि बच्चे का मन का स्थिति क्या कहता है। 82, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विधि क्या है, बहुत ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं नियमित है, विश्वसनीय नहीं है, नियमित नहीं है, उपयुक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो कुल मिला के आप देखेंगे इसमें जो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, क्या, बहुत ही विश्वसनीय है, प्रमाणिक है और नियमित है। चलिए प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83, 83 क्या कहता है, वर्ग में आदर्श स्थिति क्या होगी कि शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह तैयार होकर आए, इधर उधर की बातें करे, छात्र को डांटे, शिक्षक सो जाए। क्या हो जाएगा, शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह याद करके आए, छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, मन में पढ़ना, जोर से पढ़ना, एकांत में सोचना, स्वप्न में जोर जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे, ताकि बच्चा क्या करे, उच्चारण को थोड़ा सा सीख सके अच्छे से। चलिए प्रश्न संख्या 85, 85 क्या कहता है कि पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म क्या है, सहायक है, बाधा पहुंचाएगी, हानि, कोई समय, तो सहायक है, तो फिल्म से ही पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म जो होती है उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। चलिए 86 को देखिए, यदि वर्ग में कुछ मंद बुद्धि और कुछ असाधारण प्रतिभा संपन्न छात्र हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा रखेंगे, शिक्षा का स्तर निम्न रखेंगे, शिक्षा का स्तर मध्यम रखेंगे तथा मंद बुद्धि के छात्रों पर
अतिरिक्त ध्यान देंगे और किसी की चिंता नहीं करेंगे। तो शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि सारे बच्चों को साथ लेकर चले, तो आप मंदबुद्धि के बच्चों को भी देखेंगे और शिक्षा के स्तर को भी मध्यम रखेंगे। चलिए 86 के बाद प्रश्न संख्या 87। चलिए प्रश्न संख्या 87 क्या कहता है? 87 कहता है कि शिक्षण में सम्मिलित नहीं है क्या? निर्देशन, अनुबंधन, प्रशिक्षण। देखिए ये सारे चीज शामिल हैं, लेकिन निर्देश नहीं देना। हमने पहले ही कहा था कि बच्चों को ऑर्डर नहीं देना है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को सिखाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। 88, एक अच्छा शिक्षक कौन है? बहुत मेधावी, सादा जीवन, अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, विद्यार्थी में सच्ची लगन हो। तो क्या हो? अपने अध्यापन विषय में क्या हो? कमांडिंग हो, प्रवीणता हासिल हो पढ़ने पढ़ाने में। चलिए प्रश्न के 88 के बाद प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89। 89 कहता है अग्रलिखित शिक्षा दर्शन में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? कौन करता है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो अथार्थवादी। अथार्थवादी इसलिए है कि अथार्थवादी जैसा है उसी रूप में स्वीकार करेगा। तो वैज्ञानिक क्या है? जो देखता है उसी पे यकीन करता है, वो वास्तविकता में ही जीता है। चलिए 90, छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करना चाहिए, उन्हें फिल्मी कहानियां, गाना और पढ़ने के लिए नहीं कहते। क्या कहेंगे? उसको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 90 के बाद प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 को देखिए। 91 क्या कहता है कि शिक्षा मनुष्य को कमजोर बनाती है, घमंडी बनाती है, जीवन संघर्ष के लिए तैयार रखती है। कुछ नहीं, क्या करती है? जीवन संघर्ष के लिए तैयार रखती है। 92, छात्रों के बीच आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी, संस्कृत, पांडित, सहज समझने में। तो जो उसको सहज समझ में आ जाए, जो बच्चा आसानी से समझ में आ जाएगा उसको वैसा लैंग्वेज यूज करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 92 के बाद प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 93 कहता है कि भाषा की जरूरत छात्रों को क्यों पड़ती है? सिर्फ साहित्य पढ़ने में, सभी विषय पढ़ने में, गणित में, विज्ञान में? तो सभी विषयों में। 94, शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री और छात्र शिक्षक के बीच अंतर। तो सबसे ज्यादा क्या डिपेंड करता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध को दर्शाना। क्या होगा? 94 का डी। चलिए प्रश्न संख्या 95। चलिए जो भी शिक्षक साथी टेस्ट सीरीज मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे 80 51 36 39 और 67। और सारे क्लास का, मटेरियल्स का, टेस्ट सीरीज का टोटल का फीस कितना है? मात्र 400 रुपया। कितना है? मात्र 400 रुपये में आप सभी विषयों के एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा आप अध्ययन अध्यापन करेंगे और 100% सफलता। एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? कठोर, अनुशासनात्मक, विषय में पूर्ण रूप से कुशल, विषय को लगातार पढ़ने वाला, मंदबुद्धि के छात्र के प्रति उपेक्षापूर्ण हो। क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक के लिए बारे में क्या हो कि कम से कम उसको विषय का ज्ञान हो, कहीं से दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ क्या हो? विषय को लगातार पढ़ने वाला हो कि स्वाध्याय अगर शिक्षक से जुड़ा हुआ है ना तो कहीं से उसको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए 96, एक प्रभावशाली शिक्षक सुनिश्चित करेगा कि अपने छात्र के बीच सहयोग, कुछ नहीं, विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसे। क्या होगा? अपने छात्र के बीच में सहयोग की स्थिति रखेगा। चलिए प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 क्या है? छात्र वर्ग में शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बात मत करो कहेंगे, छात्र को पीटेंगे, कारण जानकर निवारण करेंगे। क्या करेंगे? पहले कारण जान, कुछ नहीं थे, कारण जानेंगे पहले। 98, वर्ग में चर्चा अधिक सार्थक होगी कि यदि चर्चा का विषय क्या हो? छात्र को पहले बता दिया गया हो, प्रस्तुत नहीं किया गया हो, बिना प्रस्तुति के बोर्ड पर लिखा गया हो और चर्चा से पहले बता दिया। क्या हो जाएगा? छात्र को पहले बता दिया जाए ताकि बच्चे भी क्या हो जाएंगे? अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 99 कहता है एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ करने से पहले कक्षा में अनुशासन लागू करें, विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करें, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता के बारे में बतलाए। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करें मास्टर साहब? एक संबंध स्थापित करें शिक्षकों के साथ में, बच्चों के साथ में। तो संबंध स्थापित करें। 100, एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में से क्या अपनाना चाहिए? सुस्पष्ट और धीमी आवाज, लंबी आवाज, सामान्य आवाज और ऊंची आवाज। न धीरे बोलना है न चिल्ला के बोलना है। क्या करना? आराम से नॉर्मल पढ़ाना ताकि बच्चे उसको क्या ले? नॉर्मली ले। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी। तो इस तरह से आप ये 7वां टेस्ट है जो आपने देखा, एक नए सारे सर के द्वारा जो आपके ऑनलाइन क्लास में लाइव पढ़ाते हैं उन सारे सरों ने आज समय दिया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो आप फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।